गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से गर्मी की छुट्टियों के बाद मैं आपका वेलकम करती हूँ 9th क्लास की सोशल साइंस क्लास में। और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्रांति हम सभी, इस वर्ड से हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सभी जानते हैं कि क्रांति का क्या मतलब होता है। जैसे हमारे देश में भी जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था तो क्रांति हुई, और क्रांति के ज़रिए ही हम अंग्रेज़ों को अपने देश से हटा पाए और यहाँ पर आज़ादी ला पाए। ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ कि वहाँ के लोगों में, वहाँ अंदर ही, वहाँ किसी का राज्य नहीं था कि कोई और दूसरे देश का शासन नहीं था, लेकिन वहाँ अंदर ही इतनी सत्ता खराब हो चुकी थी कि लोगों को क्रांति करनी पड़ी अपने देश में लोकतंत्र को लाने के लिए। तो इस पार्ट को आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है, इस पार्ट में ये लिखा है, जो मैं थोड़ा सा तुम्हारे सामने पढ़ देती हूँ। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, और जब वो राजगद्दी पर बैठा तो सिर्फ 20 साल का था। लुई 16 जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो वो सिर्फ 20 साल का था, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। और जब राज्यरोहण हुआ, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको राजकोष खाली मिला। एक राजकोष होता है ना, जब सरकार बदलती है या राजा बैठता है तो एक राजकोष होता है जिससे सारे देश का या राजा का खर्चा चलाया जाता। तो जब वो सीट पर बैठा तो उसे राजकोष बिल्कुल खाली मिला। ये खाली क्यों मिला? क्योंकि उससे पहले लंबे समय तक बहुत युद्ध चला था, काफ़ी समय से युद्ध चल रहा था, और उस समय अमेरिका के 13 उपनिवेश थे जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो उन उपनिवेशों को, मुझे उपनिवेश बताने की ज़रूरत नहीं, उपनिवेश क्या होते हैं हम 8th में पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ चुके हैं। उपनिवेश वो होते हैं बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिसको, जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, किसी और देश का जब कब्जा होता है, तो ऐसे अमेरिका के 13 स्टेट्स ऐसी थीं जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो उन अमेरिका के उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करके। और युद्ध में तो हम सबको मालूम है बहुत खर्चा होता है, तो उसमें बहुत खर्चा हुआ। जब ये सीट पर बैठा तो बिल्कुल उसको खाली, राजकोष बिल्कुल खाली मिला। अब जब ये सीट पे बैठे तो महल के बहुत खर्चे होते हैं, सेना का बहुत खर्चा होता है, राजाओं के शान और शौकत बहुत होते हैं। उन सब खर्चों को पूरा करने के लिए इनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर जब ये युद्ध चला तो इन्होंने लोन लिया। आज भी बहुत से देश लोन लेते हैं ना, तो इन्होंने लोन लिया दूसरे देशों से। उस समय इन्होंने 10 अरब लिवरे जैसे हमारे रुपीज़ चलते ना, रुपए, यहाँ पर लिवरे चलता है फ्रांस में, वहाँ की करेंसी को बोलते हैं। तो 10 अरब लिवरे इन्होंने कर्ज लिया था, और उस पर इंटरेस्ट जो रेट था वो 10% इंटरेस्ट रेट था। अब 10 अरब लिवरे, एक तो लोन, ऊपर से राजकोष खाली, तो ये कैसे पूरा करेगा भाई लुई 16, इसको कैसे करेगा? इससे क्या हुआ कि वहाँ पर फ्रांसीसी सरकार जो थी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन कैसे बढ़ा रही थी? लोगों पर कर लगा के, जनता पर कर लगा रही थी। तो उससे वो पैसा इकट्ठा कर रही थी और उससे वो इंटरेस्ट चुकाती थी, और अपना जो भी लोन था उसको चुकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। या जो इनके नियमित खर्चे थे, रेगुलर खर्चे थे, उनको पूरा करने के, जैसे महल का रख रखाव है, सेना का रख रखाव है, महल के शान शौकत, राजा महाराजाओं के शान शौकत होते, इन सबको पूरा करने के लिए ये लोगों पर कर लगा रहे थे। उस समय फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांस। 3 स्टेट थी फ्रांस की। पहली स्टेट थी पादरी वर्ग, या कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, पादरी वर्ग। दूसरी थी कुलीन वर्ग। पहली स्टेट थी पादरी वर्ग, दूसरी थी कुलीन वर्ग, और तीसरी स्टेट जो थी वो सारे आम सादा लोग थे, जिसमें सारे हर किस्म के किसान थे, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, बाकी सारी जनता, बाकी सारी जनता। इस स्टेट में, ये वाली जो स्टेट है, इसके अंदर कौन कौन आते थे? इसमें आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर चाकर, मतलब बाकी सब इसके अंदर आते थे। अब जब कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, तो टैक्स जो था वो इन दो पे नहीं लगाया गया। खर्चा पूरा करने के लिए टैक्स सिर्फ इन पर लगाया गया, और ये ऑलरेडी गरीब थे,
और सिर्फ इन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर काफ़ी एक अलगाव पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया आपस में ही, कि भाई हम तो पहले से ही गरीब हैं। उसमें कई भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन किसान भी थे, गरीब जनता थी, शिक्षक थे, वकील थे, व्यवसायी थे, छोटे मोटे व्यवसायी थे, इस तरीके के लोग थे। तो इनको ये लगा कि भाई हम तो पहले से गरीब हैं और सरकार जो है, राजा जो है वो हमारे ऊपर ही कर लगाया जा रहा है, हम कहाँ से देंगे, कैसे चुकाएं। तो एक पहली बात। दूसरी बात, चर्च भी जो था उस समय, चर्च जो था किसानों से टाइद लिया करता था, किसानों से लेता था टाइद, यानी जो भी इनकम होती है उसका 10%, उसका, यानी अगर 100 रुपये कमाया है किसी व्यक्ति ने, सिर्फ इस पर लगता था वो भी टाइद। अगर 100 रुपये कमाया है तो 10 रुपये उसे चर्च को देना ही पड़ता था। एक तो राज्य का कर जो राजा ने लगाया, ऊपर से चर्च का कर जिसको टाइद बोलते हैं वो, और जो डायरेक्ट कर लगता था, प्रत्यक्ष कर जो राजा लगा रहा था, प्रत्यक्ष कर राजा द्वारा वो था टाइल, वो कहलाता था टाइल। टाइड था, ये चर्च लगा रहा था, ये चर्च लगा रहा था, 10% देना था। टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, वो राजा के द्वारा डायरेक्ट लगाया जाता था। तो सारा बोझ जो था इस तृतीय वर्ग के ऊपर आ गया। अब तृतीय वर्ग तो पहले से ही परेशान, मुश्किल हो रही थी, गरीब है, इसलिए इन लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और फिर ऊपर से नमक और तंबाकू जैसी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की थी उन पर भी कर लगा दिया गया। यानी ये 2 कर तो लिए ही जा रहे थे, ऊपर से नमक एक ऐसी चीज़ है जो सभी इस्तेमाल करते, उस पर ज़्यादा टैक्स, तंबाकू बहुत लोग लेते थे, उस पर टैक्स। तो गरीब जनता जो थी वो हर तरीके से मारी जा रही थी। तो उनके लिए जीना ही मुश्किल हो गया। सिर्फ इनके लिए, उनके लिए नहीं, सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों के लिए जीना ही मुश्किल हो गया। 1715 में इनकी आबादी बेटा 2.3 करोड़ के करीब थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 हो गई थी। फ्रांस की जनसंख्या की बात हो रही है। और जब जनसंख्या बढ़ी तो अनाज का भी उत्पादन बढ़ा, लोगों को खाने के लिए ज़्यादा अनाज भी चाहिए था। तो और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं पाव रोटी खाते हैं, जैसे हम लोग रोटी चावल दाल खाते हैं ना, वहाँ का मुख्य भोजन होता है पाव रोटी। पाव समझते हैं ना, एक बन की तरह होता है, तो पाव रोटी वहाँ का मुख्य भोजन था। लेकिन इस वजह से यहाँ पर ये आने से, परेशानी आने से, कर आने से, राजा को भी कर चाहिए था क्योंकि उसको भी सारे खर्चे पूरे करने थे, तो कर लगाया गया। कीमतों में वृद्धि होती गई सामान के, घरों के सामान जैसे पाव रोटी, नमक, तंबाकू, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनमें कीमतों में वृद्धि होती चली गई। इस तरीके से अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई। तीनों गुटों में आपस में अलगाव पैदा हो गया और उनको जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ गया। ऐसा होने लगा यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल का समय आ गया इनके ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी विद्रोह इन्होंने बहुत किया कि भाई हमारे ऊपर ही क्यों कर लगाया जा रहा है, ऊपर के 2 वर्गों पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है, या कर कम क्यों नहीं हो रहा है, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर बढ़ता जा रहा है। तो विद्रोह चलता चला जा रहा था। लेकिन ये विद्रोह के बावजूद उनके पास जो था साधन और कार्यक्रमों की कमी थी। सिर्फ ये लोग विद्रोह कर रहे थे, तीसरे स्टेट के लोग, वो 2 नहीं कर रहे थे, सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग विद्रोह कर रहे थे। और विद्रोह कर तो रहे थे लेकिन इनके पास साधन नहीं थे और कार्यक्रम नहीं थे क्योंकि गरीब थे ये लोग। और ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। अब लड़ना तो था, नहीं तो ऐसे दबते रहते, मरते रहते लोग, भूख से मरते। तो इसमें तीसरे स्टेट में कुछ ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे, उन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई कि हम इस विद्रोह को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग, जिसने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी ये वो वर्ग था जिन्होंने ऊनी वस्त्र और रेशमी सिल्क के कपड़ों पर का व्यापार किया, उससे इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, इनकम इनकी हुई थी। और ये लोग या तो बाहर बेच देते थे, निर्यात कर देते थे, या फिर ये लोग अपने ही देश में अमीर लोगों को अपने कपड़े, रेशमी कपड़े और ऊनी कपड़े बेच दिया करते थे। और इसमें ज़्यादातर जो थे ये समृद्ध लोग थे जो उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे।
ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास कोई जन्म से विशेष अधिकार नहीं, क्योंकि जो ये दो वर्ग हैं इनको जन्म से अधिकार मिले हुए थे कि ये कर नहीं देंगे। और भी बहुत से अधिकार थे, लेकिन एक मेन था कि ये दोनों कर नहीं देंगे कभी भी। ये दोनों ग्रुप, सिर्फ कर ये ग्रुप देगा, और ये ऑलरेडी गरीब है, हम जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा, तीसरे समूह के जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने राजा से ये कहा विद्रोह के दौरान कि भाई जन्म से किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब योग्यता के आधार पर आप लगाओ कर। अगर कोई अमीर है तो उन लोगों पे कर लगाओ, गरीबों पे कर क्यों लगा रहे हो? स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना बहुत से दार्शनिकों ने की, जिसमें रूसो एक मेन थे। इन्होंने बहुत से ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर कि इस तरीके की स्थिति ना हो कि भाई गरीब पिसे जा रहा है और अमीर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति ना हो। तो बहुत से दार्शनिकों ने इसमें किताबें लिखी, हिस्सा लिया, मैगजीन्स लिखी, न्यूज़ लिखती, लोगों को पहुंचाने लगे। और दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस और सैलून्स होते हैं जो बाल करते हैं, सैलून्स की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस भी हुआ करती थी, और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार और प्रसार होने लगा, और ज़ोर ज़ोर से बोल के सुनाया जाता था कि भाई इस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक में ये कहा है राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ, तो ताकि अनपढ़ लोग भी इन बातों को सुन सकें, इसलिए ऐसा किया जाता था। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क था। पहले से ये लगा हुआ था, दार्शनिक बीच में आए, पढ़े लिखे लोग बीच में आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी और ये ऐसा होने लगा, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये हमने अभी इसके अंदर देखा है, ठीक है।